नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी बिल्कुल ताज़ा तरीन है और घटना राजधानी दिल्ली की है। 4 फरवरी को दिल्ली के बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव है मित्राओं। इस गांव में एक नौजवान जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिलता है। नौजवान की हालत बहुत बुरी है और उसके शरीर से लगातार खून बह रहा है। लोगों ने जब यह मंजर देखा तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वाकई कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि उस लड़के का चेहरा बुरी तरह से भारी चीज से कुचल दिया गया था और जिस्म में और भी तमाम चोट के निशान मौजूद थे। फौरन पुलिस ने उसकी जान बचाने के लिए उसे उठाया और पास के ही अस्पताल में उस लड़के को लेकर गए, मगर डॉक्टरों ने लड़के को ब्रॉड डेड करार दिया, यानी बताया कि अस्पताल लाए जाने से पहले ही इस लड़के की मौत हो चुकी है। तो लड़के की उम्र तकरीबन 20 से 22 साल के बीच की थी और जिस तरह से उसकी हत्या की गई थी उसे देखकर साफ था कि कातिल जो है उसकी पहचान छुपाना चाहते थे, क्योंकि कातिलों ने भारी पत्थर या ऐसी ही कोई दूसरी चीज़ से उसके चेहरे पर वार किया था और उसके चेहरे को पूरी तरह से डिसफिगर कर दिया था, यानी बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया था। उसकी पहचान मुमकिन नहीं हो रही थी। इसी के साथ जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने कुछ और चीज़ों पर भी गौर किया। पुलिस ने देखा कि मौका वारदात पर कुछ पत्थर, खून से सने हुए पत्थर तो पड़े ही हैं और वहाँ पर लोहे की रॉड पड़ी है, कांच की कुछ बोतलों के टुकड़े पड़े हुए हैं, यानी फूटे हुए बोतल, और साथ ही शराब पीने में इस्तेमाल होने वाले कुछ ग्लासेस और कुछ और खाने पीने की चीज़ें वहाँ मौका वारदात पर पड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ भी देखकर पुलिस को एक बात क्लियर हो गई कि कत्ल से पहले यहाँ ज़रूर कातिलों के साथ इस लड़के की शराब पार्टी हुई होगी, जिसके बाद इस लड़के का कत्ल किया गया होगा। लेकिन ये लड़का कौन है उसकी पहचान पुलिस को नहीं पता थी, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो खैर, पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज निकालने का फैसला किया। इसके बाद पुलिस जो है वो सीसीटीवी निकालती रही और पुलिस ये भी चेक कर रही थी कि इस एज ग्रुप के लड़के आसपास के किसी शराब के ठेके तक गए हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ पर शराब पीने पिलाने का दौर चला था। सीन ऑफ क्राइम से ये बात तो क्लियर हो गई थी। तो पुलिस ने जहाँ पर ये हत्या हुई थी या जहाँ पर उस लड़के पर हमला हुआ था, उस जगह के आसपास की सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ पुलिस ने वहाँ के जो नज़दीकी शराब दुकान थे वहाँ के भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने एग्जामिन करने की शुरुआत कर दी। और इस कोशिश में पुलिस को एक लड़कों का ग्रुप दिखाई दिया, जिसमें कम से कम 4 से 5 लड़के एक शराब के ठेके पर शराब खरीदते हुए नजर आ रहे थे और साथ ही मौका वारदात के आसपास कुछ सीसीटीवी कैमरों में भी बाइक पर इसी तरह से 4-5 लड़कों का एक ग्रुप नजर आया था। तो कुल मिलाकर ये जो लड़कों का ग्रुप था, जो अलग अलग 2 जगहों पर दिख रहा था, ये अब शक के दायरे में था। और इन्हीं लड़कों के ग्रुप में शायद मरने वाला लड़का भी था, लेकिन उसकी पहचान बिल्कुल मुमकिन नहीं थी, क्योंकि चेहरा तो खराब था ही। अब पुलिस जो है उसने अपने मुखबिरों की मदद लेने का फैसला किया और टेक्निकल सर्विलांस जो पुलिस कर रही थी उसके साथ साथ पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू की। और जब पूछताछ शुरू की पुलिस ने, तो उस लड़के की पहचान हो गई जिसकी हत्या मित्राओं गांव में हुई थी और जिसकी लाश उस गांव में पड़ी हुई मिली थी। इस लड़के का नाम बंटी बताया गया। बंटी की उम्र 23 साल की थी और वो दिल्ली के ही नजफगढ़ इलाके में गोपाल नगर नाम की एक कॉलोनी है, एक जगह है, वहां का रहने वाला था। बंटी की पहचान कंफर्म करने के लिए मुखबिरों ने तो खैर बता दी कि जो लाश मिली है वो बंटी की है, लेकिन बंटी की पहचान कंफर्म करने के लिए पुलिस ने थोड़ा और इस मामले को वेरीफाई करने का फैसला किया। पुलिस ने देखा कि बंटी की बांह पर एक टैटू बना हुआ है और बंटी का नाम जब पुलिस को पता चल गया तो पुलिस ने उसका लेखा जोखा अपने बही खातों में भी खंगाला और इत्तेफाक से पुलिस को अपने बही खातों में, जिसे डोजियर कहते हैं, उस डोजियर में पुलिस को बंटी का नाम भी नजर आ गया। ये बंटी दरअसल चोरी के छोटे मोटे मामलों में पहले भी गिरफ्तार हो चुका था और जब वो गिरफ्तार हुआ था तो उसका डोजियर पुलिस ने तैयार किया था, यानी उसका बही खाता पुलिस ने अपने पास रखा था और उस बही खाते में उसके बांह पर बने उस टैटू का भी जिक्र था, जो टैटू इस लाश के साथ पुलिस को मिली थी। कहने का मतलब ये कि इस टैटू ने
ये प्रूव कर दिया कि वो डेड बॉडी बंटी की ही है जो वहाँ मौका वारदात से पड़ी हुई मिली थी। अब जब उसके नाम और घर के एड्रेस के बारे में जानकारी मिल गई तो पुलिस ने उसके घर वालों से भी क्रॉस चेक करने का फैसला किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और लड़का हो। तो खैर जब घर वालों से पूछताछ हुई तो पता चला कि हाँ, बंटी भी जो है वो 1-2 दिन से ही 3 और 4 तारीख के दरमियान से ही वो अपने घर से गायब भी है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में ये प्रूव करने के लिए काफ़ी थी कि जो लड़का कत्ल का शिकार बना था, कातिलों का शिकार बना था, वो लड़का बंटी था। अब पुलिस ने जो उसके साथ वाले लड़के हैं उनके बारे में पता करने का फैसला किया। पुलिस उनके मोबाइल फ़ोन नंबर का पता करके उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन लड़कों के बारे में न तो पता चल पा रहा था, न उनके मोबाइल फ़ोन नंबर के बारे में पता चल पा रहा था। लेकिन बड़ी मशक्क़त के बाद फाइनली पुलिस को अपने कुछ मुखबिरों से ही उन लड़कों की जानकारी मिली और उन लड़कों की पहचान भी साफ हुई। वो पहचान मैं आपको बताता हूँ। एक लड़के का नाम है हिमांशु डागर, दूसरा धीरज तूर, तीसरा अंशुल अंतिल और चौथा है साहिल। ये 4 लड़के उस रोज़ बंटी के साथ थे, ये जानकारी मुखबिरों ने दी। अब पुलिस ने इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने के लिए इन लड़कों के मोबाइल नंबरों का पता किया और पुलिस ने जब मोबाइल नंबरों का पता किया तो पुलिस को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि ये सभी के सभी लड़कों के मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ थे और सभी के सभी लड़कों का मोबाइल फ़ोन यूं रहस्यमयी तरीके से 3 और 4 फरवरी के दरमियान स्विच ऑफ हो जाना, ये अपने आप में ये इंडिकेट कर रहा था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। लेकिन मोबाइल नंबरों का स्विच ऑफ होना इनके उस जगह पर मौजूद होने के एविडेंस को ख़राब कर रहा था। कहने का मतलब ये कि जब मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ थे तो ये वहाँ पर थे या नहीं, ये बात कम से कम मोबाइल नंबरों के ज़रिए पता चलना मुश्किल था या नामुमकिन था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो उस शराब के ठेके से बरामद हुए थे और जो मौका वारदात के आसपास के थे, उसमें ये चारों लड़के बंटी के साथ दिख रहे थे। ये कंफर्मेशन जो है वो मुखबिरों ने पुलिस को दी थी। तो इस तरह से पुलिस को जो मकतूल है, मरने वाला लड़का है, उसकी पहचान भी पता चल गई और जिन 4 लड़कों पर उस लड़के के कत्ल का शक है उनकी भी पहचान पुलिस को पता चल गई। लेकिन उनका लोकेशन पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि मोबाइल फ़ोन सभी के ऑफ थे। पुलिस ने बड़ी जद्दोजहद की, उनके घर का पता ढूंढा और जहां जहां उनके हाइड आउट्स हो सकते हैं उसके बारे में पता लगाया और इस तरह से पुलिस को ये जानकारी मिली कि ये लड़के जो है इस वारदात को अंजाम देने के बाद हरिद्वार की तरफ गए हैं। अब पुलिस की एक टीम, दिल्ली पुलिस की टीम हरिद्वार की तरफ रवाना हो गई। हरिद्वार का चप्पा चप्पा जो संभावित ठिकाने हो सकते थे उन जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की, मगर ये लड़के वहाँ से निकल चुके थे, गायब हो चुके थे। तो पुलिस जो है हरिद्वार से भी एक तरह से खाली हाथ लौट आई। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि ये सारे लड़के जो है वो हापुड़ और आसपास के इलाकों में मौजूद हैं और जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने एक एक कर इन लड़कों के ठिकानों पर दबिश दी और चारों लड़के हिमांशु, धीरज, अंशुल और साहिल, इन चारों को एक एक कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस जो है कत्ल की वजह और इसके पीछे की कहानी समझना चाहती थी। तो जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने जो कहानी बताई वो कहानी हैरान करती है। अब वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। असल में हिमांशु डागर नाम का ये जो लड़का था, इस लड़के के साथ बंटी की पुरानी मुलाकात थी और हिमांशु के जो दूसरे दोस्त थे इस कत्ल में शामिल, धीरज, अंशुल और साहिल, ये भी बंटी को जानते थे। तो कुल मिलाकर इनकी कॉमन फ्रेंडशिप थी। लेकिन बंटी हिमांशु की बहन के बड़ा करीब था और उसके साथ, हिमांशु की बहन के साथ बंटी की या तो आप दोस्ती कह लें या अफेयर कह लें, इस तरह की चीज़ थी। और ये बात जब हिमांशु को पता चली तो हिमांशु बंटी से खार खाने लगा, चिढ़ने लगा और वो हर हाल में बंटी को अपनी बहन के रास्ते से, उसके बहन की ज़िंदगी से हटाना चाहता था। वो इस रिलेशनशिप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके बाद उसने बंटी के कत्ल की साजिश रची। हिमांशु के मामा जो हैं वो सोनीपत हरियाणा में रहते हैं और उनके गांव का नाम है दीपालपुर। मामा के घर हिमांशु का आना जाना होता रहता है। इसी दीपालपुर गांव में और उसके आसपास के ही वो बाकी 3 लड़के हैं जो हिमांशु के साथ इस कत्ल में शामिल थे, धीरज, अंशुल और साहिल। इन तीनों लड़कों के साथ मिलकर हिमांशु ने सोनीपत हरियाणा में ही बैठकर बंटी के कत्ल की पूरी साजिश रची थी। और न सिर्फ साजिश रची थी बल्कि पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने हर
इंतजाम किए थे, हर जतन किए थे। हिमांशु ने सबसे पहले इस मर्डर केस को अंजाम देने के लिए 2 फरवरी को यानी कत्ल से 2 दिन पहले अपना मोबाइल फोन 10,000 रुपए में किसी को बेच दिया था, ताकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, यानी मोबाइल फोन ही बेच डालो। और जो सिम कार्ड था उस सिम कार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। तो एक तरह से उसने अपने जो ट्रेल्स होते हैं किसी भी अपराध को अंजाम देने के बाद, जो उसके निशान बाकी रह जाते हैं, उन निशानों को मिटाने का हिमांशु ने पूरा इंतजाम कर लिया था। इसके बाद हिमांशु अपने उन 3 दोस्तों के साथ सोनीपत से दिल्ली पहुंचा, दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में। और नजफगढ़ आकर उसने 3 तारीख को बंटी को और उसके भाई अमित को कई बार फोन किया, लेकिन 3 फरवरी को बंटी और अमित, ये दोनों भाई हैं, इन दोनों ने फोन नहीं उठाया, क्योंकि रात देर हो गई थी, मतलब, और ये लोग सो गए थे, तो फोन इन्होंने नहीं उठाया। अगले दिन 4 तारीख को हिमांशु ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिर से इन लड़कों को ट्रैक करने की कोशिश की, उनको फ़ोन किया। और 4 तारीख को इन लड़कों ने, यानी बंटी ने, फ़ोन उठा लिया। हिमांशु चूंकि बंटी को पहले से जानता था, तो हिमांशु ने बंटी को ये ऑफ़र दिया कि आओ हम शराब पार्टी करेंगे, ड्रिंक्स लेंगे। और ये इस ऑफ़र के लिए बंटी राज़ी हो गया। उसे अपने आने वाले वक्त की खबर नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। उधर हिमांशु तो अपना मोबाइल फ़ोन बेच ही चुका था। बाकी उसके जो दोस्त थे, उन 2 दोस्तों ने नजफगढ़ में ही बालाजी टेलीकॉम नाम की एक दुकान है, वहां पर अपने मोबाइल फ़ोन 12,000 रुपए में बेचे। और ठीक हिमांशु की तरह उन्होंने भी अपना सिम कार्ड वहीं तोड़कर फेंक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह से एक एक कर कत्ल से पहले इन सभी के सभी लड़कों ने अपने मोबाइल फ़ोन बेच दिए और सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिए, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके और यह भी ना पता चल सके कि वो कत्ल के वक्त कहाँ थे, कत्ल के बाद कहाँ गए। तो एक तरह से वो अपने सारे निशान या सबूत जो है वो मिटाते जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 4 फरवरी को बंटी को झांसे में लेने में वो कामयाब हो गए और बंटी को लेकर वो गांव मित्राऊ पहुंचे, जो नजफगढ़ के पास ही है, और पुलिस स्टेशन लगता है बाबा हरिदास नगर। मित्राऊ गांव में शाम के वक्त उन्होंने शराब पार्टी की और इसी शराब पार्टी के क्रम में, चूंकि प्लानिंग थी ही पहले से कत्ल करने की, वो लड़के बंटी से लड़ पड़े, बहस हो गई, बातचीत ज़्यादा बढ़ गई। और चूंकि ये प्री प्लान्ड मर्डर था, उन लड़कों ने मिलकर बंटी पर हमला कर दिया। पास में ही जो भारी ईंट पत्थर थे उससे कुचलकर उन्होंने अपने ही दोस्त बंटी की रात के अंधेरे में हत्या कर दी और उसको बुरी तरह से कुचला, चेहरा बिगाड़ दिया। जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी चोट के गंभीर निशान मौजूद थे, लगे उसको चोट। और उसके बाद ये चारों लड़के वहां से फरार हो गए। इसके बाद तो चारों लड़के निकले वहां से और फिर वो अलग अलग जगहों पर भागते रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस घटना की कुछ ही देर बाद लोगों की नज़र बंटी पर पड़ी थी। उसके जख्म भी तभी बिल्कुल हरे थे और खून बह रहा था। तो पुलिस भी वहाँ पर आई थी और उसके बाद पुलिस ने उसको हॉस्पिटल में भर्ती भी करवाया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। तो इलाज की कोई गुंजाइश वहाँ बची ही नहीं। पोस्टमार्टम से कॉज ऑफ डेथ वही सामने आया जिस तरह से उसकी हत्या की गई थी, पत्थरों से कुचलकर, भारी चीज़ से। और बाकी ये लड़के फरार हो गए थे। अब ये लड़के देखिए कैसे शातिर दिमाग थे और कैसी इनकी सोच थी। इन्होंने हत्या तो की ही, हत्या करने से पहले सबूत भी मिटाए, मोबाइल फ़ोन बेचकर और सिम कार्ड तोड़कर। हत्या करने के बाद उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर वाले के बही खाते में हमारे हिस्से में पाप चढ़ जाए। तो उस पाप से मुक्ति पाने के लिए ये सीधे गए हरिद्वार और सभी लड़कों ने हरिद्वार में जाकर गंगा नहाया अपने पाप धोने के लिए। उनके मन में ये ख्याल था कि हत्या तो कर दी, अब अगर इस पाप के झमेले से बाहर निकलना है तो गंगा में स्नान करके अपने सारे पाप धोकर पवित्र जीवन आने वाले दिनों में हम जिएंगे। और फिर हरिद्वार से वो लोग रवाना हुए और रवाना होकर वो हापुड़ होते हुए दिल्ली आ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो दिल्ली पहुंचते, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस की टीम लगातार उनके बारे में जानकारी जुटा रही थी। टेक्निकल सर्विलांस सीसीटीवी के जरिए तो हो चुका था, मोबाइल फ़ोन के जरिए टेक्निकल सर्विलांस होना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जो मुखबिर थे उन्होंने पुलिस को इन लड़कों के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी दी और बहुत मुमकिन है कि शायद मुखबिरों ने इन लड़कों के पास अगर कोई दूसरा मोबाइल फ़ोन हो जो उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लिया हो, शायद उसके बारे में भी मुखबिरों ने पुलिस को जानकारी दी थी। तभी
पुलिस जो है इन लड़कों के लोकेशन को बिल्कुल पिन पॉइंट तरीके से ट्रैक कर पाई और फाइनली दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने, बाबा हरिदास नगर की पुलिस तो थी ही, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन चारों लड़कों को गिरफ्तार कर इस खौफनाक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया। तो एक ऐसा केस जिसमें कातिल जो है वो हत्या करने से पहले ही अपनी बचने की पूरी ज़मीन तैयार कर चुके थे, मोबाइल फ़ोन अपना डिस्ट्रॉय कर चुके थे, बेच चुके थे, सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर चुके थे, और सबसे ख़ास बात यह कि कत्ल के बाद वो गंगा नहाकर इस पाप के झमेले से मुक्त भी होना चाहते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिरकार वो धर लिए गए, पकड़ लिए गए। तो ये थी आज की कहानी, जो अपने आप में जितनी चौंकाने वाली, जितनी हैरान करने वाली है, उतनी ही ज़्यादा इस मामले की जो तफ्तीश है वो अहम है, जिसमें पुलिस की भूमिका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब आइए, इससे पहले कि मैं इस एपिसोड को ख़त्म करूं, इस सिलसिले को बंद करूं, जो कहानी मैंने कल आप लोगों को सुनाई थी उस कहानी के बारे में और उसमें जो कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आपको याद होगा मैंने आप सबको एक वाक़या सुनाया था जो 2017 की घटना थी, जिसमें एक शख्स का कत्ल जो है दो लड़कों ने मिलकर कर दिया था, क्योंकि वो दो लड़के मरने वाले शख्स की बीवी को स्टॉक करते थे, मोबाइल फ़ोन पर उसको परेशान किया करते थे, और इसको लेकर उस शख्स के साथ, उस आदमी के साथ इन दोनों लड़कों के बीच में डिस्प्यूट था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। और उस मामले को पुलिस ने सुलझाया था मरने वाले शख्स के पैंट पे लगे हुए एक टेलर के स्टिकर से। तो वो अपने आप में एक शानदार इन्वेस्टिगेशन की कहानी थी जो मैंने आप सबको सुनाई थी। उस कहानी के बारे में मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। जो शख्स जिसकी हत्या हुई थी उसका नाम संतोष था, लेकिन आप लोगों से बात करते करते पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो संतोष का नाम अचानक गायब हो गया और संतोष को मैं राजेश बोलने लगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसको पॉइंट आउट किया है और कहा है कि मैं संतोष बोलते बोलते अचानक मरने वाले लड़के का नाम राजेश बोलने लगा हूँ, तो ऐसा कैसे हो गया। और बहुत सारे लोगों ने जो है थोड़ा चुहल भी किया है, हाँ मजाक भी किया है। तो लेकिन चलिए, आप हमारे दर्शक हैं और काफ़ी सम्मानित दर्शक हैं। आप सारे लोगों ने जिस रूप में भी मेरी उस गलती को पॉइंट आउट किया है उसके लिए मैं आप सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं। और मैं ये करेक्ट करना चाहता हूं कि जिस लड़के की हत्या हुई थी उसका नाम संतोष था, राजेश नहीं था। मैंने राजेश जब भी कहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करके चलिए। और इसके अलावा इस मामले में आप सारे लोगों ने इस घटना को जो है वो हैरान करने वाला बताया है और स्टोरी टेलिंग की तारीफ़ की है, तो मैं सारे लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मिलिंद तारे ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच मिलिंद। मामुनी बोरगोहां इन्होंने अपनी बात रखी है, ये असम से हैं और रेगुलर कमेंट करती हैं, आई एम थैंकफुल। पिंडर गिल, और इनका नाम जो है असल में परमिंदर गिल है, ये न्यूजीलैंड से हमें देखते हैं और ख़ुद को इन्होंने बिग फ़ैन बताया है। थैंक यू वेरी मच परमिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चंद्रिका कक्कड़ जी ने कमेंट किया है और जय श्री राम से उन्होंने अभिवादन किया है, बहुत धन्यवाद आपका चंद्रिका जी। राधा रवि शुक्ला जी का कमेंट आया है और रब तुहाड़ी उम्र लंबी करे। सुनीता रॉय जी ने भी कमेंट किया है, आई लाइक द वे यू ब्रिंग यूनिक स्टोरीज एंड आई लाइक योर प्रेजेंटेशन, वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच सुनीता जी, बहुत धन्यवाद आपका। अलका चौधरी जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने खुद को बिग फैन बताया है। फ्रेड बीटीएन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है लव योर वॉइस सर, थैंक यू वेरी मच। ये नेपाल से हैं और भूटानीज रिफ्यूजी कैंप से देख रहे हैं। देखिए, मेरी संवेदनाएं और मेरे गुड फीलिंग्स आपके लिए हैं। आप रिफ्यूजी कैंप में क्यों हैं, मतलब आप अपने घर में नहीं हैं, तो भगवान करे कि जल्द से जल्द आप अपने मदरलैंड, अपने घर जाएं, रिफ्यूजी कैंप से आपको आज़ादी मिले। भुवन जी, इन्होंने गुड इवनिंग गुड गोइंग कहा है, थैंक यू वेरी मच भुवन जी, बहुत स्वागत आपका। हितेश सुतार जी ने भी कमेंट किया है। कुलदीप वर्मा जी रेगुलर कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। रियल वॉरियर साहिल रजा साहब ने कमेंट किया है। ब्रेन बूस्टर के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है कि ये हमारे इस एपिसोड के नियमित श्रोता हैं और इन्होंने श्रोता अपने आप को इसलिए बताया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो शायद रेगुलर देख नहीं पाते हैं लेकिन सुनते ज़रूर रहते हैं। इन्होंने कहा है कि ये तब से मुझे सुनते रहे हैं और तब भी पहले सुना करते थे जब लोकेंद्र जी साथ में मेरे साथ यहाँ स्टोरीज सुनाया करते थे, लेकिन लोकेंद्र जी तो खैर अब किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो आपको लोकेंद्र जी की याद है, ये बहुत अच्छी बात है। संजय आर्य जी हैं, ये बेसिकली हल्द्वानी से हैं। ब्रेन बूस्टर के नाम से जो आईडी है वो संजय आर्य जी का है। संतोष
गुश्ता जी ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच संतोष जी। प्रदीप भांबू जी रेगुलर कमेंट करते हैं। प्रवीण जी, देवराज शर्मा जी ने भी कमेंट किया है, ये सिलीगुड़ी से हैं और इन्होंने कहा है कि उन्हें अब मेरी भी स्टोरी टेलिंग पसंद आने लगी है। रिजवान सैफी साहब का कमेंट है। अर्चना रोगडे जी हमेशा कमेंट करती हैं, थैंक यू वेरी मच। परूप श्रेष्ठा जी, संजीत प्रसाद, राधे का दीवाना, मोहित सोनी और इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सुरेंद्र बंडवा जी का भी कमेंट है, वीसी मांडविया जी हैं और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट जो हैं वो है, लेकिन वो यूज़र आईडी में नाम जब डिस्प्ले नहीं होता है तो वो पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जय भारत के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है और सोनिका अमित सिंह ने भी कमेंट किया है। इसके साथ ही बलकार धंजू जी ने भी कमेंट किया है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। ये अनूपगढ़ राजस्थान से हैं। तो खैर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है, आप सारे लोगों ने, और बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। जिन लोगों ने आलोचनात्मक तरीके से कमेंट किया है, मैं उन सारे लोगों का भी स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा और ये गुजारिश करूँगा कि इसी तरह आते जाते रहिए वीडियोज़ में और इन्हें देखिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय भी देते रहिए। फिलहाल आज जो कहानी मैंने आप सबको सुनाई, जिसमें दिल्ली में एक लड़के की ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने बड़ी मेहनत से सुलझाने में कामयाबी हासिल की, वो भी तब जब उन लोगों ने तकरीबन अपनी तरफ से सारे सबूत मिटाने की कोशिश की थी। इस पर आपकी राय क्या है? इस घटना पर आप क्या सोचते हैं? और ऐसे कातिल जो कत्ल करते हैं और जाकर गंगा नहाते हैं, उनकी उस मानसिकता के बारे में आपका क्या ख्याल है? प्लीज़ इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सबके कमेंट्स और जवाब का हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।